We'll discuss something related to the your final projects. That would be a group based activity, and then what you people will do is you submit a report based on the project that will be given to you, and then there will be presentations. So there will be combined marking, एक group marking होगी जो report की आप कर रहे हैं, और फिर जो presentation वगैरह हैं, ये जो आपने उसमें काम किया है, उसके accordingly individually जो है ना वो evaluate होंगे. So it carries six different projects. Some of them are directly related to the business organization. You will have to visit, or you will have to find someone from whom you can get the information. And some of the projects are basically related to the information that is available on the web. आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को या उन इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके एक्सेस करके उसकी बेसिस के ऊपर रिपोर्ट करेंगे. आई आई डिस्कस ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको जो है ना बाद में एलोकेट भी जो है ना वो कर लेते हैं, ताकि उसके एक ही टाइम क्लैरिटी हो जाए. टाइम एंड अगेन फिर जो है ना बार बार जो है ना वो लोग उसको नहीं करें कि जी इसमें हमने क्या करना है या क्या एक्सपेक्टेशन है. As far as project one is concerned, it comprises of two components. Part A is basically the group members will have to go to the internet and prepare a list of the major governance fiascos or the scandals that have taken place over the past 30 years or so. Arrange them in an order of gravity or loss cost, and write about 1,000 words on each of the top three entries on your list. तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैंडल्स हुए जिसमें एनरॉन था, वर्ल्डकॉम था, टाइको था, इसी तरीके से और भी तोशिबा का एक स्कैंडल था जो है ना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है. तो इनको आप जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे ऑनलाइन, और लास्ट 20 से 30 ईयर्स के अंदर जितने भी स्कैंडल्स हुए हैं उनको आप क्या कर लें, उसकी लिस्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर लें, एंड देन अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लॉस कॉज जो है उसमें. ठीक है ना, कि किसी फाइनेंशियल स्कैंडल के अगेंस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है, तो कितने बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, विकीपीडिया से, ऑनलाइन गूगल से आपको जो है ना वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, उसको आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दैट फाइनेंशियल स्कैंडल, you have to write about 1,000 words on each of the top three entries on your list. Top three जो आपके पास आएंगे उसमें 1,000 words के आपने एक उसके ऊपर जो है ना एक रिपोर्ट सी लिखनी है. एंड दैट रिपोर्ट शुड इंक्लूड कि बेसिकली वो कंपनी या बिजनेस था क्या, उनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या थे, क्या रीजन से जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना दे वेंट इनटू द लॉसेस और इनटू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या फेलियर था, क्या रीजन से जिसकी वजह से जो उनका ये फेलियर जो है वो एक्चुअली अकर हुआ, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसकी बेसिस के ऊपर उस कंपनी को जो है वो क्या पेनलाइज किया गया, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आए, या उस कंट्री के अंदर जो कोड था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसके अंदर क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह आया जो उसमें. तो जैसे ये सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट है, ये फाइनेंशियल स्कैंडल्स के बाद जो है ना उसको इन प्लेस हुए. इसी तरह कैडबरी कोड था, इन प्लेस था, उसकी मजीद इंप्रूवमेंट जो है ना फाइनेंशियल स्कैंडल उन चीज़ों की वजह से हुई. इसी तरह से बहुत सारे जो कंट्रीज के अंदर एग्जिस्टिंग कोड्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफॉर्म हुए बिकॉज ऑफ दीज फाइनेंशियल स्कैंडल्स. तो 1,000 वर्ड्स की हर जो है ना उस पर्टिकुलर स्कैंडल के बारे में आप करेंगे फॉर द टॉप थ्री, लेकिन फाइंड आउट करेंगे कि जो लास्ट 30 ईयर्स में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उनका फाइंड आउट कर लेंगे. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज you have to go to the internet again and will print the important codes or the regulatory reports that have come out in the past 10 years. ठीक है, इनमें पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री ले लें, आप चाइना को ले सकते हैं, इंडिया लेना चाहते हैं इंडिया को ले लें, और एक एशियन कंट्री ले लेंगे जिसमें मलेशिया, सिंगापुर आ गया, कोई और मलेशिया एशियन कंट्री ले लें, और एक वेस्टर्न कंट्री लेंगे डेवलप कंट्रीज के अंदर, प्रेफरेबली यूके या यूएस से, या किसी और भी कंट्री को जो है ना वो आप ले सकते हैं जो है ना डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर. तो एक डेवलप्ड इकोनॉमीज से जो है ना कंट्री आ जाएगा, एक एशियन जो है ना इकोनॉमी से कंट्री आ जाएगा, एक हमारे क्लोज नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनमें से एक आप कंट्री को ले लेंगे, और फोर्थ जो है वो पाकिस्तान को लेंगे. तो आपने करना ये है कि एक कंपैरेटिव रिपोर्ट बनानी है रिगार्डिंग दीज कोड्स और दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच हैव बीन प्रेजेंटेड और विच हैव बीन मेड पब्लिक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. और इस कंपैरेटिव रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो है वो आपने उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करके उसकी इफेक्टिवनेस को स्पेसिफाई करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे एक पीओ डुअलिटी का जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट है, तो पाकिस्तान में जो रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया है 2012 का,
तो इस रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद जो सीईओ डुअलिटी थी उसको जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से कंपनीज के लिए बाइंडिंग है कि सीईओ डुअलिटी को वो नहीं इंश्योर करेंगे। चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी शुड बी डिफरेंट। उससे पहले था कि चॉइस है कंपनी की, दोनों कर सकते हैं, जैसे हमने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि दोनों के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ जो है ना दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब पाकिस्तान में सीईओ डुअलिटी लेट्स सपोज एलिमिनेट कर दी गई। व्हाट अबाउट चाइना? चाइना में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? या इसी तरीके से दूसरी जो कंट्रीज आप ले रहे हैं उनमें इसके बारे में क्या रेगुलेशन है, तो उसको आप फिर कंपेयर कर लेंगे उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर कुछ गवर्नेंस अगर स्कैंडल्स आपको लास्ट 10 ईयर्स के अंदर मिले थे या 15 ईयर्स के अंदर मिले थे, तो आप उसके साथ रिलेट कर लेंगे कि कितनी जो है चीजें जो है ना वो इफेक्टिव रही हैं। इसी तरह से बोर्ड कंपोजिशन से रिलेटेड है, जेंडर डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीजें हैं, या बोर्ड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, या बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क आया, बोर्ड कमेटी से रिलेटेड कोई जो है ना वो फ्रेमवर्क आया, या इसी तरह ऑडिट एंड रिम्यूनरेशन कमेटीज हैं उनको जो है ना इनकॉर्पोरेशन में आया कि जी इनको कर लें। तो ये जो डिफरेंट चेंजेस आती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके अंदर क्रॉस लिस्टिंग वाला एलिमेंट भी है कि प्रीवियसली इनिशियली कोई बैन नहीं था कि एक डायरेक्टर किसी भी कंपनी के अंदर जो है ना एज अ डायरेक्टर जो है ना वो सर्व कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन इट वाज लिमिटेड टू 10 कंपनीज ओनली। फिर रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद उसको कम करके 7 कंपनीज तक ले आया गया। अब अराउंड 5 कंपनीज की जो है ना रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट करती है कि यू कैन बी डायरेक्टर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 कंपनीज। तो अब ये जो चेंजेस आई हैं क्रॉस लिस्टिंग के हवाले से या जो उनकी डायरेक्टरशिप के हवाले से, तो क्या इसकी वजह से जो है वो कंपनीज की इफेक्टिवनेस भी इम्प्रूव हुई है, जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं वो भी मिनिमाइज हो सके हैं, या उस कंट्री के अंदर जो सिचुएशन है रिगार्डिंग कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो इसको जो है वो आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इसके साथ एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अब दो साइडेड है, टू साइडेड इसमें जो है ना वो फ्रेमवर्क है। एक है इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरी है एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। तो अब एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आ जाती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आ जाता है, करप्शन का एलिमेंट भी जो है ना वो आ सकता है। तो अगर एक्सटर्नल मैकेनिज्म के अंदर भी कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आई हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं, बल्कि एक्सटर्नल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड भी अगर कुछ चेंजेस आई हैं तो उनको मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल करप्शन से रिलेटेड अगर कोई मेजर्स लिए गए हैं या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो है ना वो टाइट किया गया, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पर्सपेक्टिव को बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो उसकी वजह से जो है वो जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन हुई है, उससे जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, बीच में स्पेसिफाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी जो कि उस कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट कर रही होंगी कि इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने या इनको जो है फॉर्मलाइज करने की वजह से इन कंट्रीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो इफेक्टिवनेस हुई है या नहीं। सो दिस वुड बी one project for a group journalism. Then the second project would be another group. What they would do is they will obtain annual reports of 10 listed companies. ठीक है, आप कोई सी भी 10 कंपनीज ले सकते हैं, प्रेफरेबली KSE लिस्टेड जो कंपनीज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो अराउंड 600 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। आप KSE 100 इंडेक्स की जो है ना वो कंपनीज को ले लें, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि रेप्लिकेट ना हो, एक जैसी कंपनीज जो है ना वो नहीं आ रही हो जो है ना उसमें। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कंपनीज को जो है ना वो पिक करें। टॉप नॉच कंपनीज तो अच्छी हैं, ब्लू चिप्स अच्छी हैं, लेकिन बेहतर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी भी जो है ना वो रखें। What you have to do is you have to study the composition of their board of directors and prepare a chart showing in respect of each company the following. Number one, the type of board it has in terms of tenure. हाँ जी, generally in terms of tenure, how many type of the boards we can have? नो आइडिया सर। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि हमने कहा था कि कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पे मेंबर्स एक ही टाइम पे इलेक्ट होते हैं, एक ही टाइम पे रिटायर हो जाते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर इलेक्ट या रिटायर हो रहे होते हैं। सर एक कॉमन था ना, कॉमन टेन्योर, और एक आई थिंक स्टैगर्ड था। वेरी गुड, कॉमन टेन्योर बोर्ड एंड स्टैगर्ड बोर्ड जो है ना, कॉमन टेन्योर के अंदर ये था कि एक ही टाइम पे सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स जो है ना अपॉइंट होंगे, इलेक्ट होंगे, और सेम टाइम उन पे रिटायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड 3 इयर्स के लिए जो है ना अपॉइंट हुआ है
और 1 जनवरी 2020 पे अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसका मतलब है 2020, 2021 और 2022 3 इयर्स के लिए जो है ना उसकी अपॉइंटमेंट है। तो 31 दिसंबर 2022 पे सारे का सारा बोर्ड जो है वो रिटायर हो जाएगा और नया बोर्ड जो है ना वो अपॉइंट होगा। द सेकेंड परस्पेक्टिव इज स्टैगर्ड बोर्ड। स्टैगर्ड बोर्ड में ये है कि not all the members of the board are appointed or they retire at the same time, rather उसमें से होता क्या है कि कुछ मेंबर्स किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, फॉर एग्जांपल अब कुछ उसके जो है ना लेट्स सपोज 1/3 मेंबर्स थे, उन्होंने रिटायर होना है 1 जनवरी 2020 को, तो इसका मतलब है कि अगर 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह 1/3 मेंबर अपॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो है वो 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर 1/3 मेंबर। तो हर साल क्या हो रहा है, 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं और 1/3 मेंबर जो है ना वो एड ऑन हो रहे हैं, या 50% है मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, 50% मेंबर्स जो है ना वो एड ऑन हो रहे हैं। तो ऐसा बोर्ड जो है ना स्टैगर्ड बोर्ड होगा। तो आपने क्या करना है, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को देख के, ऑब्वियसली बात है जब लास्ट 3-4 इयर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि 3 इयर्स का डाटा लिया, 3 इयर्स के अंदर सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चल रहे हैं तो क्लैरिटी की बात है, या 4 इयर्स का लिया तो पहले साल में तो डिफरेंट थे, अगले साल में एक ही डायरेक्टर है, फिर उससे अगले साल में भी, उससे अगले साल में, तो इसका मतलब है कॉमन टेन्योर बोर्ड है, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट हुआ और 3 साल के अंदर अंदर जो है ना वो सिचुएशन सेम रही है जो है उसमें। ठीक है जी, इसको 5 इयर्स पे ले जाएंगे तो मजीद जो है ना वो क्लैरिटी हो जाएगी। देन द टाइप ऑफ द बोर्ड इट हैज इन टर्म्स ऑफ लेवल्स और टीयर्स ऑफ द बोर्ड, ये कौन सी टाइप्स होती है? सर एक था आई थिंक यूनिट्रिक बोर्ड था और सेकंड 2 टायर था। 2 टायर में मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी में होता है सारा जी लेवल। जी, rightly said. One is basically unitary board or single tier board in which there would be only one tier. All the board members would be having the equal status. Whereas the second one is basically two-tier boards in which the board is divided into 2 tiers. One is basically the operational tier and the other one is the supervisory tier. So जितनी भी operational level activities हैं, executive directors are a part of that board. And in case of supervisory board, the non-executive members or independent non-executive directors basically become a part of that, you can say the two-tier board. तो ये आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सिंगल टीयर ही एग्जिस्ट करती है, 2 टीयर्स एग्जिस्ट करती है। जनरली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंट्री स्पेशली जर्मनी के अंदर 2 टीयर बोर्ड वगैरह काफ़ी एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर सिंगल टीयर ही आपको मेजोरिटी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ एमएनसीज के अंदर आपको 2 टीयर बोर्ड्स भी जो है ना वो मिल जाए। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि कंपनी ए थी उसमें यूनिटरी बोर्ड है, बी में भी यूनिटरी, सी में भी, सी में भी यूनिटरी, डी में भी यूनिटरी, ई में लेट्स सपोज जो है ना 2 टीयर बोर्ड एग्जिस्ट करता है, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर देना है। Then how many directors on the board seem to be there? Number one, on the basis of their shareholding alone. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मेजॉरिटी जो हमारी कंपनीज है वो फैमिली ओन्ड कंपनीज है, और फैमिली ओन्ड कंपनीज के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वही बोर्ड मेंबर्स हैं। अब उनकी शायद कोई एक्सपर्टीज नहीं है जिस वजह से वो बोर्ड के ऊपर है, उनकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है जिस वजह से बोर्ड के ऊपर है, या उनकी कोई और जो है ना वो वजह नहीं है बोर्ड मेंबर्स में होने की, सिर्फ उनकी जो ऑनरशिप है उसकी वजह से बोर्ड के एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज वुड बी कंसीडर्ड एज, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग अलोन। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स होंगे, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर एग्जिस्ट एनी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ऑफ एनी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है तो स्पेसिफाई कर देंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एग्जिस्ट, ठीक है, एज अ नॉमिनी ऑफ द दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट, या इट इज द नॉमिनी ऑफ द रेगुलेटर, स्टेट बैंक का कोई है या कोई और सीसीपी की तरफ से कोई मेंबर है जो कि रेगुलेटर के तौर पे, या आई कैप का कोई मेंबर है जो रेगुलेटर के तौर पे जो है ना बैठे हुए, एज अ नॉमिनी ऑफ द लेंडर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने बोरिंग की हुई है तो मे बी एज एन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उनका कोई जो है नॉमिनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी अलोन, कि उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सॉरी शेयर होल्डिंग नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बेसिस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जिस्ट करता है। And then finally, as a representative of the minority shareholders, civil society or other stakeholders. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो ओवरऑल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने डिस्कस किया था ना
कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो वो हैं जो कि कंपनी की पेरोल पे नहीं है, जो कंपनी के जो डिफरेंट ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर भी जो है ना वो क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे वो किसी पर्टिकुलर जो है ना स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो ओवरऑल सबके लिए जो है ना उसमें, तो उसमें आपको फिर फाइंड आउट करना है कि आईएनडीज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और फिर जो आपने चीज फाइंड करनी है वो है कि हाउ मेनी मीटिंग्स डिड दी कंपनी होल्ड इन द पास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर के अंदर कितनी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंगली साइज ऑफ बोर्ड क्या क्या है, मींस टोटल बोर्ड मेंबर्स कितने हैं, 8 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, वो स्पेसिफाई करना है। जेंडर डाइवर्सिटी ऑन ऑन द बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स के अंदर कोई फीमेल जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सारी मेल मेंबर्स हैं। और फिर बैलेंस ऑफ द बोर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, इन टर्म्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, इन फैक्टर्स को जो है वो आपने क्या करना है यहाँ पे लुक आफ्टर करना है। और इस सारे चार्ट की बेसिस के ऊपर आपने करना क्या है, यू हैव टू डू व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द बोर्ड ऑफ ईच कंपनी। तो इसकी बेसिस के ऊपर बताएंगे कि हर कंपनी का बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डाइवर्स है, उसमें बैलेंस जो है ना वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जो बोर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 2 टीयर्ड है, वो सिंगल टीयर्ड है। और फिर उसको अगर आप उसकी परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर लें ओवर द पीरियड लास्ट 3 इयर्स 5 ईयर, कि इस किस्म के बोर्ड के एग्जिस्ट करते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू लिंक इट्स इफेक्टिवनेस रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल जो है ना वो मैटर्स, कि अगर इस किस्म का बोर्ड एग्जिस्ट करेगा तो वो उसकी फाइनेंशियल जो है ना वो पैरामीटर्स क्या है, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम ये सजेस्ट कर सकें कि कंपनीज अगर इन पर्सपेक्टिव को बीच में इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो है। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड की मीटिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो although financial performance is not merely dependent on the board meetings, but still, if the other boards, if the boards of the other companies are having lesser meetings and still they are profitable, we can recommend them instead of having more meetings, they should create the measures can which they can make the meetings effective. तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लास्ट 3-4 ईयर्स का डाटा उसमें चीजों को जो है ना वो देखेंगे जरा उसमें। ठीक है जी। The third project is basically related to again the collection of the financial statements of at least 6 companies. 2 of these companies should be manufacturing concerns, 2 of them should be service providing companies, and 2 of them should be from the financial institutions. तो diverse आपने क्या करना है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे इन कंपनीज को सिलेक्ट करना है। What you have to do is you have to compare the contents of these statements and prepare a report thereon converting such areas such as number one, how well the statements have been prepared। तो वो qualities of financial statements है कि उसमें true और fair होनी चाहिए, reliable होनी चाहिए, faithful representation होनी चाहिए, full disclosure होना चाहिए। तो क्या वो financial statements जो है ना ये function जो है ना perform कर रही हैं या नहीं कर रही जो है ना। Then you have to specify how detailed and helpful are the notes to accounts। तो notes to accounts के अंदर जो policies हैं, जो कंपनी जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, जो उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं, जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या जो चेंज इन पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं, क्या वो प्रॉपरली जो है ना बीच में मेंशन किए गए या नहीं किए गए, या उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है ना नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेसिफाइड है या नहीं है, कि एज अ रीडर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन whether it is readily available or not, आपने उसको find out करना है। How informative and realistic is the director's report? Director report would provide you the highlight about the company's performance in the for the past financial year. It will tell you about the industry scenario. It will tell you about the different operations of the business organization. It will tell you about the profit and loss situation of the business organization or the major events which have occurred at the micro level and the macro level. These would be reported there. तो उसको आपने थोड़ा सा वैलिडेट करना है कि क्या वो प्रॉपरली जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट ये कह रही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, बड़े अच्छे हमने जो है ना ये नए ऑपरेशन स्टार्ट किए, कंपनी के लिए बड़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस साल डिक्लाइन कर गई है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसका मतलब है कि डायरेक्टर रिपोर्ट ठीक नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या कंपनी के वो कह रहे हैं कि जी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, प्रॉब्लम नहीं है, और उधर से कंपनी ने लेंडिंग जो है बोरिंग बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर ली है, तो कंपनी को तो वहां पे जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ मूव कर रही है।
तो अब डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो कितनी रियलिस्टिक है, कितने ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें से मेन जो अच्छी बेहतर चीज होगी वो ये है कि अगर आप ये फाइंड आउट कर सके कि कौन सी चीजें जो है वो डिविएट कर रही हैं रियलिटी से, कि डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर तो ये चीजें स्पेसिफाइड है लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो टोटली से डिफरेंट है या उसमें डिविएशन है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी। देन हाउ क्लीन इज दी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स थी, कौन कौन सी? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? इसमें सर Yes. 22 है, ऑन 22 है। सर इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं नहीं, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड था। जी जी, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट है, द सेकंड वन इज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, व्हाट एल्स? दो इसमें एडवर्स सर, Adverse. एडवर्स थी और डिक्लेमर्स आई थिंक। वेरी गुड जोना, एक एडवर्स रिपोर्ट है और एक डिस्क्लेमर है जोना। तो जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? ऑडिटर की सर क्वालिफाइड वो होती है इसमें कोई भी जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशंस वगैरह नहीं होती सर। नहीं नहीं, यहाँ क्वालिफाइड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? वो सर इसमें उसकी जो होती है ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस होती है ना सर, वो होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। जी बिल्कुल सही है जोना, उसमें उसमें ये है कि सर आई थिंक क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जो कि जी 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 जी, शान बोले प्लीज। जो सर ऑथेंटिकेटेड होती है किसी ऑडिटर के साथ शायद वो उसको क्वालिफाइड बोलते हैं सर। नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है जो है ना उसमें, ठीक है? वो जैसे वो बंदा कहता है ना कि एक तो मैं वैसे भी क्वालिफाइड नहीं और दूसरा रिपोर्ट भी जो है ना वो क्वालिफाइड है, तो यहाँ थोड़ा सा मामला जो है ना वो डिफरेंट है। क्वालिफाइड में वैसे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन क्वालिफाई करता है इस पोजीशन के लिए, या ये जो है ना वो क्वालिफिकेशन है जो मीट करनी है आपको इस क्राइटेरिया के लिए जो है ना उसमें, यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट है। यहाँ क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि देयर इज सम क्वालिफिकेशन या सम ऑब्जर्वेशन that is being raised by the auditor, ठीक है, regarding the different accounting practices that have been used by the business organization, regarding the accounting policy used by the business organization, regarding the different you can say the material misstatements or the errors that have been detected by the auditor। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई उसकी ऑब्जर्वेशन है, कोई सीरियस जो है ना उसके ऊपर जो है ना कोई ऑब्जर्वेशन रेज की गई है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस की गई हैं, तो ऐसी रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाएगा। एंड इफ द रिपोर्ट इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एरर्स, फ्रॉड्स या ऑब्जर्वेशन, तो उस रिपोर्ट को हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव उसका जो है ना वो डिफरेंट है। इसी तरीके से एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है? सर जिसमें एरर्स वगैरह हो या मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो, जिसमें कुछ फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट होते हैं, मटेरियल जो है ना फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट को बेसिकली आप क्या कहेंगे? एडवर्स रिपोर्ट कहेंगे। और जो डिस्क्लेमर है वो क्या है? सर वो जो कंप्लीट नहीं होती, जिसमें लूप होल्स वगैरह होते हैं, अनकंप्लीट होती है। ठीक है, ऑडिटर फेल्स टू फॉर्म हिज ओपिनियन बिकॉज द इंफॉर्मेशन दे थिंक इज इनसफिशिएंट टू मेक एनी जजमेंट। तो जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई थी, जो डाटा उनको प्रोवाइड किया गया था, वो इतना काफ़ी नहीं था, इनसफिशिएंट था कि उससे कोई ओपिनियन फॉर्मुलेट किया जा सके कि भाई ये रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी, अनक्वालिफाइड होगी या एडवर्स होगी। ऐसी सिचुएशन में फिर वो क्या करते हैं? डिस्क्लेमर इशू करते हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो ऑडिटर रिपोर्ट जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन्ड है, तो उस ऑडिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना क्या है, ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो क्लीन है, मीन अनक्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है, या कोई वहां पे एडवर्स ओपिनियन दिया गया है, या कोई उसके अंदर जो है कोई डिस्क्लेमर जो है ना वो स्पेसिफाइड है। हाउ डिफरेंट इज द कंपोजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ दीज कंपनीज? देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो डिफरेंशिएशन कंपोजिशन की ये है कि विद इन दी एसेट्स वी हैव अ मेजर बाइफरकेशन और क्लासिफिकेशन एज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उनकी लिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है कि वी कैन लिस्ट दोज एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, मींस हाउ इजीली दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो करंट एसेट्स वुड बी रिटन फर्स्ट एंड देन नॉन करंट एसेट्स वुड बी फॉलोड बाय देम।
अगर हम उसको परमानेंसी की बेसिस के ऊपर करेंगे तो परमानेंट एसिड्स तो नॉन करंट एसिड होते हैं, तो फिर हम लैंड एंड बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम करंट एसिड्स को क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। या तीसरा मेथड मिक्स मेथड भी होता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि एसिड्स वाली साइड के ऊपर तो जो है आप परमानेंट वाली सोर्स पे चले जाएं, जो लाइबिलिटीज वाली साइड है उसको आप क्या करते हैं, लिक्विडिटी के साथ जो है लिखते हैं, मींस करंट लाइबिलिटीज को पहले लिखेंगे और नॉन करंट लाइबिलिटीज को बाद में लिखेंगे।